नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी में 4 दोस्त, एक शादी और एक रात का सफर। भोपाल से इंदौर तक का रास्ता जो बन गया मौत का रास्ता। एक गलती, एक शॉर्टकट और शुरू हो गया डर का खेल। ये कहानी है महक की, जिसने अपनी आंखों से देखा वो जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। अगर हिम्मत है तो अंत तक सुनो, क्योंकि ये है डर की दास्तान, सबसे खौफनाक सफर। मेरा नाम महक है और ये कहानी मेरी जिंदगी की उस रात की है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। आज भी जब किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती है तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि मुझे वो सफर याद आ जाता है जब हम 4 दोस्त भोपाल से इंदौर जा रहे थे। समीर की शादी थी। हम सब बहुत खुश थे। कई महीनों से प्लान बन रहा था। समीर बार बार बोलता था, भाई मेरी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और उसने साफ कह दिया था, सब साथ चलेंगे, कार से, ट्रेन बस नहीं। अमन की नई एसयूवी थी। उसे अपनी गाड़ी पर बहुत घमंड था। रोहित हमेशा की तरह मोबाइल और म्यूजिक में लगा रहता था। और मैं बस सबको देखता रहता था। मुझे शुरू से ही अंदर अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम करीब 7 बजे हम भोपाल से निकले। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हाईवे पर ट्रैफिक था, ढाबों की लाइट जल रही थी, लोग चाय पी रहे थे, हम गाने बजा रहे थे, हंस रहे थे। रोहित पुराने गाने चला रहा था, समीर अपनी शादी की बातें कर रहा था। यार सोचो, कल इसी टाइम में दूल्हा बन चुका हूंगा, अमन हंसते हुए बोला, और हम बारात में सबसे आगे नाचेंगे। सब हंस पड़े। मैं भी मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। करीब 9 बजे के बाद रास्ता बदलने लगा। हाईवे सुनसान होने लगा। स्ट्रीट लाइट कम होती गई। मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो गया। चारों तरफ जंगल और खाली जमीन दिखने लगी। रोहित ने मोबाइल देखा और बोला, नेट बहुत स्लो हो गया है। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, मैप चालू है, शॉर्टकट ले रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, शॉर्टकट हमेशा मुसीबत देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हम एक पतली सड़क पर आ गए। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उनकी परछाइयां सड़क पर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हेडलाइट के आगे बस थोड़ी सी सड़क दिख रही थी, बाकी सब अंधेरा। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि डर लगने लगा। समीर ने मजाक किया, भाई लग रहा है किसी भूत की शादी में जा रहे हैं। सब हंस दिए, लेकिन मेरी हंसी नकली थी, क्योंकि मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। तभी अचानक कार के सामने से कुछ दौड़ता हुआ गुजरा। अमन ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुक गई। क्या था वो? सब चौंक गए। हम आगे देखने लगे। कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सड़क। रोहित बोला, शायद कोई जानवर होगा। अमन ने गाड़ी फिर से चला दी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे साफ दिखा था, वो कोई जानवर नहीं था, वो इंसान जैसा था। कुछ मिनट बाद गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगी। स्पीड कम होने लगी। अमन ने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी तेज नहीं हुई। ये क्या हो रहा है यार? डैशबोर्ड की लाइट ब्लिंक करने लगी। रेडियो बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क गायब। और फिर कार रुक गई, पूरी तरह, बीच जंगल में। रात के करीब 10 बजे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि अपनी सांस की आवाज सुनाई दे। समीर बोला, भाई मजाक मत करो, स्टार्ट कर। अमन बार बार चाबी घुमा रहा था। टक टक टक, बस आवाज आ रही थी, इंजन चालू नहीं हो रहा था। तभी खिड़की के बाहर कुछ खड़खड़ाया, जैसे कोई नाखून से शीशा खुरच रहा हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं धीरे से बोला, दोस्त बाहर मत देखो। लेकिन रोहित ने देख लिया और वो चीख पड़ा, भाई बाहर कोई खड़ा है। हम सब डर के मारे आगे देखने लगे। हेडलाइट की हल्की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर गिरे हुए। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो हिल नहीं रही थी, बस चुपचाप हमारी कार के सामने खड़ी थी। मेरी सांस अटक गई। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। समीर फुसफुसाया, इस टाइम यहां कौन हो सकता है? और तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया
और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। उस औरत ने जैसे ही धीरे धीरे अपना सिर उठाया, मेरी आंखें अपने आप फैल गईं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख गायब थी, दूसरी आंख हमें घूर रही थी। उसके होंठ सूखे हुए थे, जैसे महीनों से पानी न मिला हो। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और पागलपन भी। रोहित डर के मारे पीछे सरक गया। ये क्या है यार? समीर का गला सूख गया था, अमन के हाथ कांप रहे थे। वो फिर से चाबी घुमाने लगा। चल 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 यार। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो औरत धीरे धीरे हमारी कार की तरफ बढ़ने लगी, एक एक कदम घिसटती हुई, जैसे उसके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हों। उसके पैरों से अजीब सी आवाज आ रही थी, छिर छिर छिर, जैसे हड्डी रगड़ रही हो। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये इंसान नहीं है। वो हमारे पास आकर ड्राइवर साइड की खिड़की पर रुक गई, अमन की खिड़की पर। उसने धीरे से शीशे पर हाथ रखा। उसका हाथ काला, जला हुआ और जगह जगह से फटा हुआ था। उसकी उंगलियां लंबी थीं, नाखून टूटे हुए, और उन पर सूखा हुआ खून जमा था। टक 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 उसने शीशे पर थपथपाया। अमन डर के मारे रोने जैसा हो गया। भाई क्या करूं? मैंने हिम्मत करके कहा। खिड़की मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। तभी उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज जैसे गले में कुछ फंसा हो, भारी, टूटी हुई। बेटा, मुझे लिफ्ट दे दो। उसकी आवाज सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। रोहित फुसफुसाया, इतनी रात को जंगल में ये औरत? समीर बोला, कहीं ये कोई हादसे की शिकार तो नहीं है? मेरे अंदर डर और दया लड़ रहे थे, लेकिन मेरा दिल चिल्ला रहा था, इसे अंदर मत आने देना। वो औरत फिर बोली, बहुत दूर जाना है, प्लीज दरवाजा खोल दो। उसकी एक आंख से काला सा पानी बहने लगा, जैसे आंसू नहीं, स्याही हो। मैंने कांप की आवाज में कहा, माफ करना, हमारी गाड़ी खराब है। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब हो गई। अब वो हमें घूर रही थी, नफरत से, गुस्से से। उसने अचानक जोर से शीशे पर हाथ मारा। धड़ाम! हम चारों उछल पड़े। खोलो! वो चिल्लाई। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, भारी, गूंजती हुई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अमन डर के मारे स्टीयरिंग पकड़कर बैठ गया। रोहित ने आंखें बंद कर लीं। समीर भगवान का नाम लेने लगा। मैंने दांत भींच लिए। तभी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज गूंजी। व्रर! स्टार्ट हो गई, अमन चिल्लाया। उसने बिना सोचे एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन वो औरत हमारे सामने से हटी नहीं, बल्कि सीधे बोनेट पर कूद पड़ी। धड़ाम! उसका शरीर शीशे से टकराया। उसके बाल पूरे विंडशील्ड पर फैल गए। उसका चेहरा हमारे सामने था, बस कुछ इंच दूर। वो हमें घूर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। हंसी में दर्द था और पागलपन। रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, अमन चिल्लाया। हट जा! उसने ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों दबा दिए। गाड़ी झटके खाने लगी। वो औरत फिसलने लगी और फिर एक तेज झटके के साथ सड़क पर गिर पड़ी। हम बिना पीछे देखे तेजी से भाग निकले। किसी ने भी पलट कर नहीं देखा, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज थी। करीब 10 मिनट तक हम ऐसे ही भागते रहे। फिर अचानक सड़क पर एक ढाबे की लाइट दिखी, पीली सी रोशनी, जैसे अंधेरे में उम्मीद। अमन ने गाड़ी वहीं रोक दी। हम चारों लगभग गिरते हुए बाहर निकले। हमारे पैर कांप रहे थे, दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। ढाबे पर 2-3 लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया से लौट आए हों। मैंने कांपती आवाज में एक आदमी से पूछा, भैया, यहां इस रास्ते पर कोई औरत? वो आदमी हमें अजीब नजर से देखने लगा, फिर बोला, तुम लोगों ने उसे देख लिया? हम चारों चौंक गए। किसे? रोहित बोला। उस आदमी ने धीरे से कहा, सफेद साड़ी वाली औरत को। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आगे बोला, 5 साल पहले यहीं एक एक्सीडेंट हुआ था। शादी में जा रही एक लड़की इसी सड़क पर मर गई थी। उसकी लाश कई दिन तक जंगल में पड़ी रही। कहते हैं आज भी वो लिफ्ट मांगती है, और जो रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता।
ये सुनते ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं समझ गया आज हम बहुत बड़े खतरे से बचकर निकले थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर अभी बाकी था। ढाबे वाले की बात सुनकर हम चारों कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे शरीर से जान निकाल ली हो। मेरे कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, जो रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। समीर सबसे पहले बोला, भाई मजाक कर रहे हो ना? ढाबे वाला आदमी गंभीर चेहरे से हमें देखने लगा। मैं मजाक नहीं करता बेटा, पिछले साल भी 2 लड़के गायब हुए थे इसी रास्ते पर। यह सुनते ही रोहित की हालत खराब हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। हम तो बच गए ना? उसने डरते हुए पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली। अभी तक तो बच गए हो। अभी तक सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, मतलब अभी तक? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी वो पीछा भी करती है। ये सुनते ही हम चारों एक साथ पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देखने लगे। अंधेरा, खाली, सन्नाटा, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। अमन ये जल्दी से चाय का कप उठाया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि आधी चाय गिर गई। भाई जल्दी चलो यहां से, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। हमने बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। चाय भी पूरी नहीं पी, पैसे दिए और तुरंत गाड़ी में बैठ गए। इस बार कोई म्यूजिक नहीं चला, कोई मजाक नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ खामोशी और इंजन की आवाज। मैं पीछे मुड़ मुड़कर शीशे से देखने लगा, बार बार, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मन बेचैन था। करीब आधे घंटे तक हम चुपचाप चलते रहे। अब रास्ता थोड़ा बेहतर हो गया था। कभी कभी सामने से ट्रक दिख जाता, थोड़ी राहत मिलती। समीर ने धीरे से कहा, यार अगर वो सच में आत्मा थी तो उसने हमें क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, शायद अभी वक्त नहीं आया। मेरे मुंह से निकलते ही सब मुझे घूरने लगे। ऐसा मत बोल यार, रोहित बोला। मैं खुद नहीं जानता था कि मैंने ऐसा क्यों कहा, पर मेरे दिल में डर था कि ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है। रात के करीब 12 बज रहे थे। हम इंदौर से अब ज्यादा दूर नहीं थे। अमन ने राहत की सांस ली। बस थोड़ा और, फिर होटल पहुंच जाएंगे। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया, जबकि हमने उसे बंद कर रखा था। एक अजीब सी आवाज आने लगी। पहले खर्र खर्र, फिर धीमी सी फुसफुसाहट। महक, मेरा नाम। रेडियो से मेरा नाम लिया गया। मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। तुम लोगों ने सुना? मैंने कांपते हुए पूछा। तीनों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अमन की आवाज कांप रही थी। हाँ, तेरा ही नाम था। रेडियो से फिर आवाज आई, महक रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। वही आवाज, वही टूटी हुई भारी आवाज, वो औरत। मेरे मुंह से चीख निकल गई, बंद करो इसे। अमन ने झट से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो कार के अंदर गूंज रही थी, सीटों से, दरवाजों से, खिड़कियों से, हर तरफ से। रुको रुको, रोहित रोने लगा। भाई ये क्या हो रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है उसका? समीर भगवान का नाम जपने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, दिल में बस एक ही दुआ, हे भगवान हमें बचा लो। अचानक कार के पीछे जोर से कुछ टकराया। धड़ाम, गाड़ी हिल गई। अमन ने डर के मारे स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। पीछे क्या है? मैंने पीछे देखा। रियर मिरर में कुछ नहीं, बस अंधेरा। लेकिन अगले ही पल एक चेहरा उभरा, वही जला हुआ चेहरा, वही टूटी आंख। वो हमारे पीछे हवा में तैर रही थी, कार की स्पीड के साथ साथ चल रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। मैं चीख पड़ा, पीछे, वो पीछे है। अमन ने स्पीड और बढ़ा दी, 100, 110, 120, लेकिन वो पीछे ही थी और करीब आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे हमें खेल की तरह पीछा कर रही हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया, कार की डिक्की को छूने लगी। उसके नाखून धातु पर रगड़ खा रहे थे। खर्र खर्र, कान फटने वाली आवाज। समीर चिल्लाया, हम मर जाएंगे, आज यहीं मर जाएंगे। मैंने पूरी ताकत से कहा, नहीं, हम बचेंगे, हमें बचना ही होगा। तभी सामने एक पुल दिखाई दिया, पुराना सा पुल, नीचे गहरी खाई। अमन बोला, अगर यहां कुछ हुआ तो खत्म। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम पूरी रफ्तार से पुल की तरफ बढ़ रहे थे और पीछे
वो औरत अब हमारे बहुत करीब थी। उसकी उंगलियां अब शीशे को छूने वाली थीं। नीचे गहरी खाई, चारों तरफ अंधेरा, ऊपर सिर्फ टूटे फूटे स्ट्रीट लाइट जो कभी जलते कभी बुझ जाते। अमन के माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें डर से लाल हो चुकी थीं। स्पीड 120 से ऊपर थी। स्टीयरिंग कांप रहा था। मैं पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था। वो औरत अब हमारी कार से सिर्फ कुछ फीट दूर थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी एक आंख हमें घूर रही थी, जैसे कह रही हो, अब नहीं बचोगे। अचानक उसने जोर से हमारी डिक्की पर हाथ मारा। धड़ाम! पूरी गाड़ी हिल गई। रोहित सीट से उछल पड़ा। बस अब खत्म। समीर चीख पड़ा। मैंने पूरी ताकत से कहा, अमन, गाड़ी सीधी रखना, मत घबराना। लेकिन तभी पुल के बीच में पहुंचते ही हेडलाइट झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर पूरी तरह बंद। अब हम सिर्फ अंधेरे में भाग रहे थे। कोई रोशनी नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस मौत। अमन रोने लगा। मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। देख मेरी तरफ, तू मजबूत है, हम सब तुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मेरी आवाज भी कांप रही थी, लेकिन उस वक्त मजबूत बनना जरूरी था। तभी कार के अंदर ठंड बढ़ने लगी, जैसे किसी ने एसी को फुल कर दिया हो। हमारी सांस से धुआं निकलने लगा। खिड़कियां अंदर से धुंधली हो गईं। और फिर पीछे वाली सीट पर एक परछाई उभरी, धीरे धीरे। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मेरी चीख निकल गई। वो औरत अब कार के अंदर थी, पीछे बैठी थी, हमारे साथ। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उससे सड़ान धा रही थी, सड़ी हुई लाश जैसी। महक, उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? मैं डर के मारे जड़ हो गया। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। रोहित ने भी पीछे देखा और वो बेहोश हो गया, सीट पर ही गिर पड़ा। समीर जोर जोर से रोने लगा, मुझे नहीं मरना, मुझे शादी करनी है, भगवान बचा लो। वो औरत हंसने लगी, धीमी, खतरनाक हंसी। शादी? मेरी भी शादी थी। उसकी आवाज में दर्द आ गया। मैं भी दुल्हन बनने वाली थी। हम सब चौंक गए। उसने बोलना जारी रखा, मैं भी अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी, इसी रास्ते पर, इसी पुल के पास। एक ट्रक आया, तेज रफ्तार में, और उसकी आवाज टूट गई, मुझे कुचल दिया। उसकी आंख से काला आंसू बहने लगा। मेरा शरीर कई दिन तक जंगल में पड़ा रहा। किसी ने मुझे नहीं ढूंढा। मेरे दिल में हल्की सी दया जगी, लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा था। मैंने कांपते हुए कहा, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने धीरे से सिर हिलाया, तुम सब जैसे हो वैसे ही वो था। उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया था। ये सुनकर समीर रोते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कभी किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो औरत उसकी तरफ देखने लगी काफी देर तक, फिर बोली, अगर सच में नहीं छोड़ोगे तो एक को यहीं रहना होगा। हम सब सन्न रह गए। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। 4 आए हो, 3 ही जाओगे। अचानक कार अपने आप झटके से रुक गई। ब्रेक हमने नहीं लगाया था। गाड़ी पुल के बीचों बीच खड़ी थी। नीचे मौत, चारों तरफ अंधेरा, और हमारे साथ वो। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, कोई एक खुद उतर जाए, नहीं तो। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं चुनूंगी। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। डर, बेबसी, आंसू, खामोशी। कौन जाएगा, कौन बचेगा? और तभी पीछे बेहोश पड़ा रोहित धीरे धीरे हिलने लगा। रोहित धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखें खुली, पहले धुंधली, फिर अचानक चौड़ी हो गईं। उसने सामने देखा और फिर जोर से चीख पड़ा, नहीं, ये अभी भी यहीं है। वो सीट से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो औरत अब भी पीछे बैठी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे अंदर आग लगी हो। उसने धीमी आवाज में कहा, फैसला करो, वक्त कम है। कार के बाहर हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, पुल के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई बुला रहा हो। आ जाओ, आ जाओ। मेरे कान सुन्न हो गए। समीर मेरे पास झुककर बोला, महक,
मैं मरना नहीं चाहता यार। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वही दोस्त था जो हमेशा हंसता रहता था। आज वो टूट चुका था। अमन स्टीयरिंग पकड़े हुए बुत बना बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने गहरी सांस ली। दिल जोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। अगर कोई नहीं उतरेगा तो ये हमें मार देगी। अगर कोई उतरेगा तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तभी मेरे मन में ढाबे वाले की बात गूंज गई, जो रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने दांत भींचनिए, नहीं, मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगा। मैंने धीरे से दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। सब मुझे देखने लगे। महक नहीं, रोहित चिल्लाया। तू पागल है क्या? अमन बोला। समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जा, मैं नहीं चाहता कि तू। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। मेरी आवाज भारी हो गई थी। मैं डर रहा था, बहुत डर रहा था, लेकिन उस वक्त डर से बड़ा था दोस्ती। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया, साथ में सड़ांध की बदबू, जैसे सड़ी हुई लाश की। वो औरत धीरे से मुस्कुराई। अच्छा, तो तुम। मैंने बाहर पैर रखा। पुल के नीचे अंधेरा, गहरी खाई, नीचे से पानी की हल्की आवाज। मेरे पैर कांप रहे थे। दिल कह रहा था वापस बैठ जा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं बाहर उतर आया। दरवाज़ा बंद हुआ, धड़ाम। मैं अकेला खड़ा था बीच पुल, अंधेरे में। हवा तेज चल रही थी। मेरे दोस्त कार के अंदर रो रहे थे। मैं उन्हें धुंधला सा देख पा रहा था। वो औरत अब भी अंदर बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा। तुम बहादुर हो, लेकिन बेवकूफ भी। वो धीरे धीरे कार से बाहर निकली। हवा में तैरती हुई मेरे सामने आकर रुकी। हमारे बीच सिर्फ 2 कदम का फासला था। उसकी बदबू से मेरी सांस रुकने लगी। अब मेरे साथ चलो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैं पीछे हट गया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो हंसने लगी। जाओगे? सब जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में कुछ कौन था। मेरी माँ हमेशा कहती थी, डर के आगे मत झुकना, भगवान का नाम लेना। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, धीरे धीरे, पूरे विश्वास के साथ। उसका चेहरा बदलने लगा। वो बेचैन होने लगी। बंद करो ये, वो चिल्लाई। हवा और तेज हो गई। आसपास धूल उड़ने लगी। मैंने और जोर से पढ़ना शुरू किया, अब ऊंची आवाज में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी चीखें गूंजने लगीं। नहीं, रुको। वो पीछे हटने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी कार के अंदर से अमन चिल्लाया, महक, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने पीछे देखा। इंजन की आवाज आ रही थी। उम्मीद, नई जान। लेकिन वो औरत अब गुस्से में थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। वो मेरी तरफ झपटी। अगर तुम नहीं आए तो ये सब मरेंगे। और वो सीधे मुझ पर टूट पड़ी। वो औरत पूरी ताकत से मेरी तरफ झपटी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। मुंह इतना खुल गया था जैसे जबड़ा टूट गया हो। उसके दांत काले और नुकीले हो चुके थे। उसकी चीख से पूरा पुल कांपने लगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा। मेरी पीठ पुल की रेलिंग से टकरा गई। नीचे बस मौत थी, गहरी खाई। 1 कदम और खत्म। उसके नाखून मेरे कंधे में धस गए। तेज दर्द हुआ, खून निकलने लगा। मैं चीख पड़ा, हनुमान जी बचा लो। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर लाइन के साथ उसका शरीर जलने लगा, जैसे आग लग गई हो। काला धुआं निकलने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगी, बंद करो, मुझे जलन हो रही है। उसने फिर से मुझ पर हमला किया, लेकिन इस बार उसका शरीर कमजोर लग रहा था, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। तभी अचानक पुल के नीचे से तेज हवा का झोंका आया। एक अजीब सी रोशनी उभरी, हल्की सुनहरी, जैसे कोई दीपक जल गया हो। उस रोशनी के बीच एक आदमी की आकृति दिखी, सफेद कपड़ों में, शांत, चेहरा शांत, आंखों में करुणा। वो मेरी तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, डरो मत बेटा, अब ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे पूरे शरीर में शांति सी फैल गई। डर थोड़ा कम हुआ। वो औरत उस रोशनी को देखकर पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, डर था। वो कांपने लगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं अकेली हूं। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें शांति मिलेगी। वो औरत रोने लगी। पहली बार वो सच में रोई, बिल्कुल इंसान की तरह। मैं सिर्फ अपने मंगेतर के पास जाना चाहती थी। मुझे अकेला मत छोड़ो।
मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें शांति मिले, अब किसी को मत डराओ। उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया, फिर उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे बुला रहा हो। धीरे धीरे वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका चेहरा बदलता गया। अब वो जली हुई नहीं लग रही थी, बल्कि एक साधारण सी लड़की जैसी लगने लगी। सुंदर, शांत, आंखों में आंसू। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से बोली, धन्यवाद महक। फिर वो रोशनी में घुल गई और सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, अंधेरा कम हो गया, पुल फिर से सामान्य लगने लगा। मैं वहीं बैठ गया, थक कर, कांपता हुआ। मेरे दोस्त कार से बाहर भागे। अमन ने मुझे पकड़ लिया। भाई, तू जिंदा है? रोहित रोते हुए मुझे गले लगाने लगा। समीर भी आ गया। तू हीरो है यार, सच में। मेरे कंधे से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं बस खुश था कि हम बच गए। हमने बिना देर किए गाड़ी चलाई, इस बार सीधे इंदौर की तरफ, बिना किसी शॉर्टकट के। करीब 1.5 घंटे बाद हम होटल पहुंच गए, सुरक्षित, जिंदा। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जाते वक्त मैंने रियर मिरर में कुछ सेकंड के लिए वही सुनहरी रोशनी फिर चमकते देखी। होटल पहुंचते पहुंचते रात के करीब 3 बज चुके थे। इंदौर सो रहा था। सड़कें खाली थीं, लाइटें बुझी हुई थीं, बस हमारी गाड़ी की आवाज़ और थके हुए दिलों की धड़कन। जैसे ही हमने होटल के बाहर गाड़ी रोकी, हम चारों ने एक साथ लंबी सांस ली, जैसे कई साल बाद चैन मिला हो। अमन ने धीरे से कहा, भाई, आज अगर तू नहीं होता। वो आगे बोल नहीं पाया, उसकी आंखें भर आईं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे अंदर भी सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ था। हम रिसेप्शन पर गए। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, नींद में झूल रहा था। अमन ने उसे जगाया। भैया, 4 लोगों के लिए रूम चाहिए। उस आदमी ने हमें ध्यान से देखा, फिर बोला, तुम लोग बहुत घबराए हुए लग रहे हो। मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। लंबा सफर था। उसने बिना कुछ पूछे चाबी दे दी। कमरा 3री मंजिल पर था, नंबर 307। लिफ्ट खराब थी, हमें सीढ़ियों से जाना पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो। कमरे में घुसते ही रोहित सीधा बेड पर गिर पड़ा। मैं तो मर ही गया था आज। समीर भी वहीं बैठ गया। भाई, कल शादी है और आज ये सब। अमन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया, 2 बार चेक किया, फिर पर्दा खींच दिया। अब कोई रिस्क नहीं। मैं बाथरूम में गया, आईने में खुद को देखा। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे, कंधे पर सूखा हुआ खून। मैंने धीरे से उसे साफ किया। तभी आईने के पीछे मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। मैं चौंक गया, पीछे मुड़ा, कुछ नहीं, खाली बाथरूम। मैंने खुद को समझाया, डर अभी गया नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं वापस कमरे में आया। सब अपने अपने फ़ोन देखने लगे। नेट अब ठीक था, मैसेज आने लगे, घर से, दोस्तों से, पर किसी का भी मन बात करने का नहीं था। करीब 4 बजे हम सोने की कोशिश करने लगे। लाइट बंद कर दी। कमरे में हल्की पीली नाइट लाइट जल रही थी। बाहर से हल्की हवा की आवाज़ आ रही थी। शुरू में नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद करता तो वही चेहरा दिख जाता, वो जली हुई औरत, वो लाल आंखें, उसकी चीख। करीब आधे घंटे बाद, पता नहीं कब, मेरी आंख लग गई। लेकिन वो नींद नहीं थी, डरावना सपना था। मैंने देखा, मैं फिर उसी पुल पर खड़ा हूं, अकेला, चारों तरफ कोहरा। अचानक पीछे से आवाज आई, महक। मैं मुड़ा। वो खड़ी थी, इस बार सफेद नहीं, लाल साड़ी में। चेहरा बिल्कुल सही, खूबसूरत, लेकिन आंखें काली, पूरी काली। तुमने मुझे धोखा दिया, वो बोली। मैं पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने तुम्हें शांति दिलाई। वो हंसी। शांति? मैं अब भी यहीं हूं। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैं चिल्लाया, छोड़ो मुझे। और तभी मेरी नींद टूट गई। मैं पसीने में भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में देखा, सब सो रहे थे, लेकिन तभी मैंने सुना, खट खट खट, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो, धीमे धीमे, लगातार। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4:47। इतनी सुबह कौन? खट खट खट। आवाज़ फिर आई, अब और पास से। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तीनों गहरी नींद में थे। कमरे में बस हल्की नाइट लाइट जल रही थी। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं।
बस फिर वही आवाज, खट खट खट। अब मेरा डर बढ़ गया। मेरे दिमाग में वही पुल, वही औरत, वही चीख घूमने लगी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। बाहर अंधेरा कॉरिडोर, पीली लाइट और कोई नहीं, खाली। मैंने राहत की सांस ली। शायद कोई सपना होगा। मैं जैसे ही पीछे हटने लगा, तभी दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आने लगा, धीरे धीरे, पतली सी धार, काला पानी, जैसे गंदा नाला। उससे बदबू आ रही थी। मेरे पेट में मरोड़ उठी। ये क्या है? मैंने झट से दरवाज़ा खोला और अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर पूरा पानी से भरा था, घुटनों तक, काला, गंदा, बदबूदार पानी। और उस पानी के बीच वो खड़ी थी, वही लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा फिर से जला हुआ था, बाल बिखरे हुए, आंखें खून से भरी। तुमने कहा था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। उसकी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा। मेरी आवाज़ ही नहीं निकली, मेरे गले से बस हल्की सी हवा निकली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, पानी में चलते हुए, छप छप। हर कदम के साथ बदबू बढ़ रही थी। मैं पीछे हटता गया। पीछे बेड, दीवार, कोई रास्ता नहीं। मैंने जोर से चिल्लाया, अमन, रोहित, समीर, उठो। लेकिन कोई नहीं उठा, जैसे सब बेहोश हों। वो मेरे सामने आकर रुक गई। अब हम दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों से काला पानी टपक रहा था। अब तुम मेरे साथ चलोगे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, प्लीज, मुझे जाने दो। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं डर के मारे उछल पड़ा। पीछे देखा, समीर, नींद में डूबा हुआ। महक, तू ठीक है? किससे बात कर रहा है? मैंने फिर सामने देखा। कॉरिडोर सूखा, खाली, कोई पानी नहीं, कोई लड़की नहीं, कुछ भी नहीं, सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हाँफने लगा, पूरा शरीर कांप रहा था। तूने कुछ नहीं देखा? मैंने पूछा। समीर ने हैरानी से कहा, क्या देखता? तू बुरे सपने में चिल्ला रहा था। अब अमन और रोहित भी जाग गए। क्या हुआ भाई? अमन बोला। मैंने सब बताया, पूरा, एक एक बात। तीनों चुप हो गए। रोहित धीरे से बोला, भाई, मेरे साथ भी अजीब सपना आया। मैंने देखा वो हमें होटल में ढूंढ रही है। अमन ने कहा, और मुझे लगा कोई बार बार मेरे कान में बोल रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब ये सिर्फ सपना नहीं था, वो अब भी हमारे पीछे थी। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे, डर, बेचैनी और एक सवाल, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? बाहर से अजान की हल्की आवाज आने लगी। सुबह होने वाली थी, आसमान हल्का नीला हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, आज शादी है, हमें नॉर्मल रहना होगा। लेकिन मुझे लग रहा है असली आखिरी रात अभी बाकी है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी थी। अजान की आवाज खत्म हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था। हम चारों चुपचाप अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। जो कुछ रात को हुआ था वो सपना नहीं था, अब ये हम सब समझ चुके थे। रोहित ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। भाई, अगर वो अब भी हमारे पीछे है तो शादी में भी कुछ हो सकता है। ये सुनते ही मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हुई। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अमन ने गहरी सांस ली। आज समीर की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हम डर की वजह से सब खराब नहीं होने देंगे। समीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। महक, तुझे क्या लगता है, वो अब वापस आएगी? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जब तक हम साथ हैं और डर के आगे नहीं झुकेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगी। असल में मैं खुद डरा हुआ था, बहुत ज्यादा, लेकिन दोस्त के सामने कमजोर नहीं बनना चाहता था। हम नहाए, तैयार हुए। शादी का माहौल बाहर दिखने लगा था। बैंड की आवाज, ढोल, लोगों की भीड़, हंसी, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर तक सब ठीक चला। बारात निकली, फोटो, डांस, मजाक। कुछ घंटों के लिए हम सब भूल गए, डर, रात, पुल, आत्मा। लेकिन शाम होते होते माहौल बदलने लगा। आसमान में अचानक काले बादल आ गए, जबकि मौसम साफ था। हवा ठंडी होने लगी। मैरिज गार्डन की लाइट बार बार फ्लिकर करने लगी। एक दो बार किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे
अंदर से बेचैनी होने लगी। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, महक। मैं चौंक गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं, सिर्फ लोग, मेहमान, म्यूजिक। लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में थी। रात करीब 9 बजे, फेरे शुरू होने वाले थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। आग जलाई जा चुकी थी। समीर और उसकी दुल्हन सामने बैठे थे। सब लोग शांत थे। तभी तेज हवा का झोंका आया। अचानक फूल उड़ने लगे, पंडाल हिलने लगा, और फिर लाइट चली गई। पूरा गार्डन अंधेरे में डूब गया। लोग घबरा गए। अरे क्या हुआ, लाइट क्यों गई? जनरेटर चालू करो। मैं समझ गया, ये वही है, वो वापस आ चुकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक मेरे पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, महक। बहुत पास से, मेरे कान के पास। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे से पलटा। अंधेरे में स्टेज के पास एक आकृति खड़ी थी। लाल साड़ी, झुका हुआ सिर, खुले बाल। मेरा दिल बैठ गया। वो थी, वो वापस आ गई थी। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, और जैसे ही उसकी आंखें दिखीं, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। पूरी काली, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें आत्मा ही न हो। वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, एक एक कदम, बिना आवाज। लोग अब भी अंधेरे में परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमें सब दिख रहा था। अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई, वो है ना? मैं धीरे से सिर हिला दिया। बोलने की ताकत नहीं थी। वो समीर के पास पहुंच गई, बस 2 कदम दूर। दुल्हन बेखबर बैठी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। तभी दुल्हन बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग चिल्ला उठे। अफरा तफरी मच गई, और उसी पल लाइट झपकने लगी, फिर अपने आप जल गई। पूरा गार्डन रोशनी से भर गया। अब सबको सब दिखने लगा, लेकिन फिर भी वो आत्मा सिर्फ हमें दिख रही थी। वो मुस्कुराई, डरावनी मुस्कान। अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। हवा तेज हो गई, कुर्सियां खिसकने लगीं, पंडाल फड़फड़ाने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से बोलना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे साथ अमन, रोहित, समीर भी बोलने लगे, चारों एक साथ। उसकी चीख निकल गई, बंद करो। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे जल रहा हो। धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। अब वो जली हुई नहीं थी, बस एक डरी हुई लड़की, आंखों में आंसू। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत अकेली थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अब तुम्हें शांति मिलेगी, किसी और को मत सताओ। तभी वही सुनहरी रोशनी फिर दिखाई दी, आसमान से उतरती हुई, उसे अपने अंदर समेटने लगी। वो आखिरी बार बोली, धन्यवाद महक, और फिर वो हमेशा के लिए चली गई। हवा शांत हो गई, लाइट स्थिर हो गई। शादी फिर शुरू हुई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब लोग समझे शायद बिजली की दिक्कत थी, लेकिन हम जानते थे सच क्या था। आज महीनों बाद मैं ये कहानी लिख रहा हूं। हम चारों जिंदा हैं, साथ हैं, और अब हम कभी रात के शॉर्टकट पर नहीं जाते, कभी अकेले सफर नहीं करते, और कभी अनजान को लिफ्ट नहीं देते। क्योंकि कुछ रास्ते सीधे मौत तक जाते हैं, और कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। आपने सुनी महक और उसके दोस्तों की सच्ची डरावनी दास्तान, जहां एक सफर बना मौत का रास्ता, और एक शादी बन गई आत्माओं की लड़ाई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो आत्मा सच में चली गई, या वो आज भी किसी अगली गाड़ी का इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली दास्तान शायद आपकी ही सड़क से शुरू हो। डर की दास्तान, जहां हर कहानी हकीकत से ज्यादा डरावनी होती है।